हमारे पास दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं और दोनों ही लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट हैं। तो माधव गाडगिल ने सजेस्ट किया था कि पूरे के पूरे इस एरिया को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसके तहत इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं तो उस पारिस्थितिकी तंत्र को आपको समझना होगा, साइंटिफिक असेसमेंट करना होगा, अदरवाइज आप नुकसान पहुंचाने वाले वहां पे। उसमें इन्होंने कहा लगभग 850 डेथ हुई हैं और ग्लोबल जो डेथ हुई है लैंडस्लाइड से उसमें से 8% भारत में हुई हैं। तो जैसे ही वो डैम बनाते हैं उसके कुछ टाइम बाद 1963 में ये इवेंट होता है, वहां पे एक और भूकंप आता है, झटका, और पूरा का पूरा जो डैम है वो भर जाता है लैंडस्लाइड के थ्रू। तो उन्होंने सबक लिया, लेकिन हम अभी भी नहीं ले रहे हैं। अगर भारत में अच्छे से प्लानिंग करोगे तो वो 1000 तक सीमित हो जाएगा लैंडस्लाइड। अगर नहीं करोगे तो फिर वो डिजास्टर बनेगा और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, इन्फॉर्म भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कनिष्क शेखर और आज हम बात करने वाले हैं लैंडस्लाइड्स पर जो भीषण तबाही केरला में मची है उस पर। और हमारे साथ प्रेम सोढ़ानी जी हैं जो इन मामलों के विशेषज्ञ हैं, अच्छी समझ रखते हैं इन चीज़ों की। तो ये आज हमें सब अच्छे से समझाएंगे कि ये लैंडस्लाइड क्यों आया है, क्या इसके कारण हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये लैंडस्लाइड होता क्या है, जिसे भूस्खलन कहते हैं। इसे हम अगर आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो कैसे समझेंगे? देखिए, भूस्खलन जैसा शब्द से ही आपके हिंदी में पता लग जाएगा कि जब कोई बड़ा भूभाग एकदम से किसी स्लोप से नीचे आता है तो उसको हम कहते हैं भूस्खलन। अगर हम इसको ज्योग्राफी में देखें तो इसको एक टर्म हम यूज करते हैं, फेलियर ऑफ स्लोप। स्लोप क्या होता है? जैसे मान लो कोई पहाड़ी एरिया है, वो पहाड़ मतलब बिल्कुल ऐसे स्टीप है, बिल्कुल ठीक है, या फिर बहुत स्लोप स्टीप है, उसका एंगल बहुत तेज है। अब वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे कारणों से क्या होता है, कई बार बड़ा रॉक, बड़ी सारी लैंड, बड़ा भूभाग पूरा का पूरा स्लोप के साथ साथ नीचे आ जाता है। अच्छा। तो और इतना सडन होता है ये इवेंट कि संभलने का भी टाइम नहीं होता है। इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, ऑल ऑफ सडन मूवमेंट, फेलियर ऑफ स्लोप मूवमेंट, इनको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो पहाड़ पर से कोई भाग नीचे गिर जाता है, चट्टान हो सकता है, पहाड़ का एक हिस्सा हो सकता है, इसे ही हम आसान भाषा में भूस्खलन कहते हैं। आसान भाषा में मैंने बताया। अब इसमें बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। कई बार आप पढ़ेंगे रॉक फॉल हुआ। अब रॉक फॉल क्या होता है? जब सिंपल रॉक्स हैं ऊपर पहाड़ पे और वो ऑल ऑफ सडन गिरती हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। सेडिमेंट की साइज के हिसाब से इनको हम अर्थ स्लाइड बोल सकते हैं, रॉक स्लाइड बोल सकते हैं, लैंड स्लाइड बोल सकते हैं, स्लम्पिंग भी होता है, बहुत सारी है, लेकिन हम आज मोटा मोटी लैंड स्लाइड ही रखेंगे। ये सब एक लैंड स्लाइड में रखते हैं। तो फिर आप ये बताएं कि किन कारणों से होता है? क्या ये एंथ्रोपोजेनिक है, या मतलब क्या मानव इसके पीछे जिम्मेदार है, मानव रचित कारण है, या कोई भी प्राकृतिक आपदा है जो कि प्राकृतिक कारणों से ही आई है? और ये बार बार केरला में इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया है केरला में जो बार बार लैंडस्लाइड्स देखना पड़ रहा है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपने जो पूछा कि लैंडस्लाइड आते क्यों है, ठीक है, होता क्यों है लैंडस्लाइड। अब इसके पीछे दो तरह के कारण होते हैं। एक होते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर, जो अभी इमीडिएटली जो कारण बना लैंडस्लाइड का, और एक होते हैं कंडीशनिंग फैक्टर, जो ऐसी कंडीशंस लगातार वहां पे आप क्रिएट करते जा रहे थे और ऑल ऑफ सडन जो है कुछ आया ट्रिगरिंग फैक्टर और उसने सारा आपका लैंडस्लाइड करा दिया। अब आपको मैं एक आसान छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को। जैसे मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, इसमें 4 पैर हैं, 1 2 3 4। मान लीजिए मैं ये वाला पैर हटा देता हूँ, ठीक है, टेबल पे आप अगर इस साइड बैठे हैं तो पॉसिबिलिटी है टेबल नहीं गिरेगा, क्योंकि आपने उस साइड का हटाया है। अब मैंने इस साइड का भी एक पैर हटा दिया, अब आपके पास 2 पैर हैं, दोनों आमने सामने, ठीक है। अब भी चांस है अगर आप यहाँ बैठे हो तो टेबल ना गिरे, स्टेबल रह सकता है। लेकिन अब आपको पता है कि अगर कोई यहाँ बैठा तो टेबल गिर सकता है, अगर कोई वहां बैठा तो टेबल गिर सकता है। यहाँ बैठना ट्रिगरिंग फैक्टर हुआ, यहाँ बैठना हुआ ट्रिगरिंग फैक्टर, और ये दोनों हटाना कंडीशनिंग फैक्टर। सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही समझे हो आप। अब आपने क्या किया, अब ह्यूमन वाला एंगल भी मैं आपका लाऊंगा यहाँ पे। अब आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कंडीशनिंग फैक्टर क्या है। अब कोई पहाड़ी एरिया है, उसमें किस तरह की रॉक्स हैं, किस तरह की वहां पे सॉइल है, कितना सॉइल में मॉइस्चर है, क्या वहां की स्ट्रेंथ है सॉइल की, वो सारे जो फैक्टर हैं वो है कंडीशनिंग फैक्टर। और ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है? जैसे केरला में आपने पूछा कि क्यों आया, तो ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है बहुत तेज बारिश का आ जाना, जिसे हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, बादल फट गया। बादल फटना वैसे टेक्निकली मैं आपको बताऊं, क्लाउड बर्स्ट से ही तो ये भी हुआ है ना। बिल्कुल, अगर जहां तक मैं, तो ये क्या हुआ,
ये क्लाउड बस्ट विल बी द ट्रिगरिंग फैक्टर। ट्रिगरिंग फैक्टर और कंडीशनिंग फैक्टर भी आपको समझ में आएंगे क्या थे थोड़ी देर में। हाँ। तो ट्रिगरिंग फैक्टर क्या था, बहुत तेज बारिश का होना, बहुत कम टाइम में बहुत तेज बारिश हो रही है आजकल, क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स बोलते हैं हम इनको, वेदर एक्सट्रीम इवेंट्स। क्लाइमेटिक कंडीशन ही क्या मोस्टली ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, ऐसा होता है क्या, प्राय ऐसा देखा गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिगरिंग फैक्टर में मोस्टली क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, बट प्रकृति अपने हिसाब से काम कर रही है, बिल्कुल उसे नहीं पता। किसी मुझे एक कोट याद आ रहा है कि probably nature is not even aware that humans exist। बस बिल्कुल सही बात है ये। तो वो तो अपना काम वो कर अपना रही काम है। कर रही है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग जो अपना काम कर रहे हैं वो काम इतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कंडीशनिंग फैक्टर ना जो हम उनमें रोल प्ले कर रहे हैं, हम कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम अभी बात करेंगे। तो पहली डायमेंशन आपकी कि ये लैंडस्लाइड होता क्या है। अब मैंने आपको दो तरह के फैक्टर बताए, ट्रिगरिंग फैक्टर, कंडीशनिंग फैक्टर। अब अगर भारत में आपने कहा कि केरला में क्यों आते हैं ज्यादा, तो भारत में दो जोन हैं ऐसे जहां पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड आते हैं। एक हो गया पूरा हिमालयन बेल्ट, हिमालयाज में भी उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक, ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अब उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप हिमालयाज को जाके देखोगे वहां पे, तो इस एरिया के लोगों से बात करोगे ना जब आप उत्तराखंड के लोगों से, तो वो कहेंगे हमारे यहाँ के पहाड़ भुरभुरे हैं। भुरभुरे मतलब क्या होता है? हाँ, थोड़े मतलब स्ट्रेंथ नहीं है वहां पे, क्योंकि वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स तीन तरह की रॉक होती हैं। सेडिमेंट्री होती है जो छोटे छोटे सेडिमेंट से जुड़ के बनी है, ठीक है, तो वो इतनी स्ट्रेंथ वाली नहीं होती है। एक तो जैसे वोल्केनिक लावा आए, वो सॉलिड बन जाए, रॉक बन जाए, इग्नियस रॉक, वो बहुत स्ट्रेंथ वाली होती है। लेकिन जो सेडिमेंट से मिलके बनी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सैंडस्टोन, आपने चूने का पत्थर देखा होगा, ये एग्जांपल है। आप चौक देखा है, बोर्ड पे लिखते हैं, वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, पानी डालोगे ना वो गल जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी होती है सेडिमेंट्री रॉक जिनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है। तो उत्तराखंड से लेके सिक्किम तक हिमालय की रॉक्स जो है मोस्टली उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो पहाड़ भुरभुरे हैं, ठीक है। अब वहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा है हिमालयास में, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड आप देखोगे। एक तो हिमालय, ऊपर से सेडिमेंट्री रॉक, ऊपर से बारिश, और आजकल बारिश आती है क्लाउड बस्ट बोलते हैं जिनको। अभी हम आज बात कर रहे हैं, कल ही वहां पे क्लाउड बस्ट हुआ है। क्लाउड बस्ट होता क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, क्लाउड बस्ट में दो चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देनी है। पहला होता है नॉर्मल जो रेनफॉल होती है उसकी बूंदों की साइज 4 से 6 mm के बीच में होती है। जब क्लाउड बस्ट होता है, सामान्य रेनफॉल होती है, जब 4 से 6 mm बूंदों की साइज इतनी हो सकती है, 4 से 6 mm। लेकिन जब भी अगर मैं कहूं कि बूंदों की साइज लगभग हो जाए 10 mm से ऊपर, एक आप उसकी साइज देखो, अब वेट बढ़ जाएगा बूंदों में, वेट बढ़ गया। और मैं दूसरा कहूं इंटेंसिटी बढ़ जाए रेनफॉल की, यानी पर मिनट जो ड्रॉप है वो नॉर्मल रेनफॉल में है 30 mm पर आवर, और यहाँ पे जो ड्रॉप है वो मैं कहूं कि 100 हो जाए, ठीक है। तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, साइज भी बूंदों की बढ़ रही है। इसे ऐसे समझना होगा कि सिर्फ 10 mm की बूंदे नहीं है। 10 mm बूंद सुन के लगता होगा कि क्या ही, बट 1 मिनट में 100 बूंदे पड़ रही हैं। 1 मिनट में 100 बूंदे अगर पड़े, आप सोचो। तो अभी केरला में क्या हुआ, विद इन 2 आवर 5 से 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ। अच्छा, तो इंटेंसिटी आप देखो रेनफॉल की कितनी तेज है। और उसके साथ साथ अगर ड्रॉपलेट की साइज बढ़ जाती है, रेन ड्रॉप की साइज बढ़ जाती है, तो वो एक पाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। पाउंडिंग इफेक्ट मतलब वो जब गिरती है ना, तो उस सरफेस के, मतलब आप समझो किस तरह से उस सरफेस को काट डालेंगी वो। उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, चीजों को गिरा देंगे। एक तो स्पीड है। अब वो E = mc² बहुत अच्छी थ्योरी दी थी ना हमारे साइंटिस्ट आइंस्टीन जी ने। तो एक छोटा सा भी कण अगर लाइट की स्पीड से फेंका जाए तो वो भी परमाणु बम हो सकता है, उनका फॉर्मूला कहता है। सेम ऐसे ही अगर बूंद की साइज भी बढ़ गई, स्पीड भी बढ़ गई, तो पूरा का पूरा जो एक बूंद तो है नहीं यहाँ जी। 1 मिनट में अगर 100 बूंद है, आपने बताया केरला में 2 घंटे वर्षा हुई है जी, तो कैलकुलेट कर लीजिए कितनी बूंदें पड़ी होंगी। मिनी क्लाउड बस्ट कहा है हमने केरला वाले जो रेनफॉल हुआ है, जिसमें 10 mm की बूंदें हर मिनट 100 के आसपास पड़ी है। 10 से ऊपर भी हो सकती है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10 से ऊपर भी हो सकती हैं, बहुत बड़ी साइज की बूंदें हो जाती हैं। तो इस केसेस में जब ऑल ऑफ सडन इतना ज्यादा रेनफॉल होता है, तो उसको हम कहते हैं बादल फट गया, ठीक है। तो ये होता है बादल फटना। और बहुत सारे केसेस में बादल फटने के केस में लैंडस्लाइड होता है। हिमालयास में हमने देखा था, केदारनाथ वाली ट्रेजेडी आपने देखी होगी, उसमें पानी रेस्पॉन्सिबल था, केदारनाथ में भी, ठीक है, लेक आउट बस्ट हुआ था वहां पे। इसके साथ साथ ही यहाँ पे भी यही हुआ है, केरला में क्लाउड बस्ट हुआ है, केदारनाथ में भी यही हुआ था, बहुत ज्यादा पानी का फ्लो हो गया था, इसके चलते हुआ था। वही अलकनंदा रिवर थी वहां पे जो ओवरफ्लो हो रही थी जी।
तो केदारनाथ तो 2013 के आसपास हुआ था, जी। अभी 2024 में 10 वर्षों के पश्चात केरला में फिर वैसे ही त्रासदी आई है, और जैसा हमने कहा कि लगातार आती रही है। बिल्कुल। इतने सारे विशेषज्ञ हैं, कभी ना कभी कुछ वार्निंग जारी की गई होगी। मुझे जहाँ तक स्मरण हो रहा है, एक गाडगिल कमेटी बनी थी जिसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे वेस्टर्न घाट्स को लेकर के, पर उस पर कुछ खास मटेरियलाइज हुआ नहीं, अमल नहीं किया गया है। आप बताएंगे कि गाडगिल कमेटी ने क्या बोला था, किस लिए ये कमेटी बनी थी? देखिए, महादेव गाडगिल जी एक बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट थे, पर्यावरण विशेषज्ञ आप कह सकते हैं। तो उनकी जब कमेटी की रिपोर्ट आती है 2011 में, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि पूरा जो वेस्टर्न घाट है वो, आप जानते होंगे वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। कहाँ से कहाँ तक वेस्टर्न घाट आता है? ये श्रीलंका भी इंक्लूड होता है उसमें। तो भारत में गुजरात के, आप गुजरात से चालू कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, नर्मदा रिवर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कच्छ के नीचे क्या? बिल्कुल, हाँ, गुजरात से लेके आप कन्याकुमारी तक आ जाइए, ये और पूरा श्रीलंका वेस्टर्न तक घाट है। श्रीलंका तक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अच्छा। तो उसमें भारत का ये वेस्टर्न घाट शामिल होता है और कह सकते श्रीलंका हैं कि भारत का जो पश्चिमी तट है वो पूरा वेस्टर्न घाट है। पूरा वेस्टर्न घाट आप मान सकते हो। अब इसमें हमारे पास 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं और दोनों ही लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट हैं। ये किसे कहते हैं? हिमालय भी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? देखिए, मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हिंदी में शब्द यूज करें तो जैविक विविधता, हेट्रोजेनिटी है, बहुत जैसे ज्यादा जैविक इक्वेटर पे विविधता दुनिया है। भर के चीजें मिलती जी। हैं, उस तरह का कुछ। जी, तो उसमें जो डेफिनेशन है, अगर उसमें जाएं तो फिर 1500 प्लस वस्कुलर प्लांट होने चाहिए, पर मैं नहीं जाना चाहता। बस जैविक विविधता समझ लीजिए। तो जैविक विविधता बहुत अलग अलग तरह के पशु पक्षी, फ्लोरा और फौना वहाँ पे मिलते हैं। फौना, पेड़ों की प्रजातियां बहुत ज्यादा, इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जैविक विविधता वाला एरिया है पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट। तो माधव गाडगिल ने सजेस्ट किया था कि पूरे के पूरे इस एरिया को अंडर EPA 1986 जो एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके तहत इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। और उससे क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन अगर कोई डिक्लेयर हो जाता है एरिया, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं उन पे रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं रेगुलेट हो जाती हैं। और कई जैसे एक आध उदाहरण बताएं। जैसे आप वहाँ पे फेलिंग ऑफ ट्री इज नॉट अलाउड, मतलब आप पेड़ नहीं गिरा सकते। जी। आप वहाँ पे कोई कमर्शियल होटल वगैरह नहीं खोल सकते। आप वहाँ पे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं खोल सकते। बड़े HEP प्लांट्स यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो हैं वो नहीं बना सकते। घर वगैरह बनाने पर भी किसी तरह का प्रतिबंध रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज बिल्कुल प्रतिबंधित हो जाती हैं, कुछ अलाउ होती हैं उस सिनेरियो को रेगुलेट करते हुए। और अगर वो सिनेरियो में कुछ एक्टिविटीज, जैसे मान लीजिए आप कोई प्लांटेशन करके बैठे हुए हैं, तो आपको गवर्नमेंट फेज्ड आउट मैनर में उसको कहेगी कि इसको यहाँ से हटाइए आप। ठीक है, तो ऐसे 2-3-4 साल में हटाओ। जी, टाइम दे देंगे। ठीक है, तो अब ऐसा होता है, अगर ESG डिक्लेयर हो गया, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर हो गया, तो खास करके माइनिंग और क्वेरिंग ये दोनों तो बंद हो ही जाएंगी। अच्छा। इसी से स्टेट का बहुत सारा रेवेन्यू आता है, माइनिंग से, क्वेरिंग से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप ESG डिक्लेयर करोगे तो सेंटर का एक्ट है EPA, तो सेंटर और स्टेट के बीच में टसल क्रिएट होता है। स्टेट कहता है कि आप ये नहीं कह सकते हमको। और दूसरी जो चीज है, ESG रूल्स कहते हैं, अगर कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उससे 10 किलोमीटर नाप लीजिए चारों तरफ, वो भी ESG ही होगा। अच्छा। रूल्स कहते हैं। उस पर भी बहुत लड़ाई होती है सेंटर और स्टेट में। यहाँ तो 100% ही कह दिया कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट जो है वो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो। अब स्टेट मानेगा? स्टेट को तो रेवेन्यू चाहिए, उसको तो माइनिंग भी करनी है वहाँ। केरला की वित्तीय स्थिति कोई अच्छी है नहीं। हाँ। और दूसरा, केरला के पास इतनी जैविक विविधता है तो उसका तो वो यूज करता है कि टूरिज्म अट्रैक्ट करता है। तो आप जब कमर्शियल स्पेस नहीं बनाने दोगे तो केरला को पसंद आएगा? ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। स्टेट गवर्नमेंट इसलिए अपोज करती है हमेशा। तो 100% डिक्लेयर करना जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया और नहीं माना गया। हालांकि वो इकोलॉजिस्ट हैं, उनके हिसाब से वो जरूरी था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानी। दूसरी कमेटी बिठाई गई, कस्तूरी रंगन कमेटी 2012 में। उन्होंने माधव गाडगिल की जो रिकमेंडेशन थी उसको डाइल्यूट किया। ये क्या सेंटर ने कमेटी को किसने बिठाया? एक्सपर्ट कमेटी बैठती है। ये केरला के स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के ही विशेषज्ञ थे, उनके दोनों ही, गाडगिल और सेंटर का भी रहता है इसमें योगदान। ठीक है, तो वापस कमेटी बिठाई गई। अब जो कमेटी बैठी, कस्तूरी रंगन, उसने क्या किया, जो पिछली वाली रिपोर्ट थी उसको डाइल्यूट किया। डाइल्यूट किया मतलब वो 100% कह रहे थे, इन्होंने कहा 37% जो है मुझे लगता है कि ESZ होना चाहिए। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया,
वो 100% से 37 पे ला दिया, ठीक है। तो ये काम किया कस्तूरी रंगन ने। हालांकि आप देखोगे ना टोपोग्राफी केरला की, जिस तरह से ये लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट है, यहाँ पे लैंडस्लाइड के इवेंट होते हैं, तो मेरे ख्याल से काफी सारा हिस्सा जो है बहुत ESZ में ही जाना चाहिए था, इको सेंसिटिव जोन में ही रहना चाहिए था। मतलब गाडगिल ने जो बिल्कुल, रिपोर्ट दी हाँ। थी वो होनी चाहिए। 100% अगर आप नहीं करना चाहते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 37% बहुत ही कम हो जाता है। मतलब 50-60% तो होना चाहिए था। तो कम से कम होना चाहिए था, बट ठीक है, रिपोर्ट एक्सपर्ट हैं वो दोनों। हाँ, तो हाँ। ये दूसरी रिपोर्ट आती है वेस्टर्न घाट के ऊपर। एक और चीज मुझे स्मरण आ रहा है कि केरला में चर्च ने काफी विरोध किया था गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट का। तो इसमें एक नॉन स्टेट एक्टर इतना मतलब क्यों प्रबल तरीके से विरोध कर रहा है, क्योंकि क्या वो- कारण हो सकते हैं? देखो, कारण तो राजनीतिक अलग ही तरह के होते हैं, उस पे तो मैं आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। आप तो पॉलिटिक्स के टीचर हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं ज्योग्राफिकल रीजन बता सकता हूँ कि वो उस एरिया में उनका काफी ज्यादा से है, वहां पे काफी सारे प्रभाव है। फॉरेस्ट में, हाँ, बहुत सारे वहां पे जो लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, वो उस जंगल्स के आसपास ही रहते हैं। अब उनकी एक्टिविटीज पे भी तो रेगुलेशन लगेगा, अगर पूरा का पूरा 100% वो ESZ डिक्लेयर हो गया तो हालांकि देखिए, आप तो पढ़ाते हैं ये चीजें कि स्टेट और रिलीजन को अलग रहना चाहिए, रिलीजन इन्फ्लुएंस डालता है। उन्होंने विरोध किया था। अमिताभ कांत जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज हार्मिंग इंडिया। यस, हम हमारे सामने हैं, दिख रहा है ये बिल्कुल। कि अगर आप हर किसी की बात लेकर के चलेंगे, विशेषज्ञों की एक टीम बनी हुई है जो कि कुछ कह रही है, उसका अगर अनुसरण नहीं करना है तो फिर आपदाएं आएंगी, बिल्कुल और नुकसान भी होगा ही होगा। जी। अब आपका जो क्वेश्चन था, मैंने डेलिबरेटली उसका आंसर तब नहीं दिया था कि केरला में क्यों आते हैं ज्यादा। हाँ, अब वापस चलते हैं हम फैक्टर्स पे। अब फैक्टर्स पहले मैं आपको हिमालयस के बताता हूँ। हिमालयस में बहुत तेज रेनफॉल का होना, वहां पे पानी हमेशा ज्यादा रहता है, आपने देखा होगा, वहां पे ग्लेशियर्स भी हैं, वो भी मेल्ट हो रहे हैं आजकल, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसके कारण भी होता है। तीसरा, वहां पे ग्लेशियर लेक्स हैं। वार्मिंग के कारण क्या है ना, छोटे छोटे जो गड्ढे थे ना, उसमें पानी भर गया है ग्लेशियर पिघलने से, तो वो बन गई ग्लेशियर लेक। और जब रेनफॉल होती है तो ये लेक जो है ना, जो उस एरिया में Overflow पानी करता है। भरा, हाँ, वो ओवरफ्लो कर जाता है। इसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबस्ट, मतलब लेक का ही फट जाना। ये सिक्किम में हमने पिछले साल देखा था 2023 में, तो वहां पे ऐसे लेक फट गई थी, ग्लेशियल लेक, ठीक है, मतलब ओवरफ्लो हो गई थी, स्वेल अप कर जाती है बिल्कुल body, बिल्कुल। हाँ। और इनके नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो ग्लेशियर लेक्स बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ जैसे ही रेनफॉल तेज होता है, ये लेक्स ओवरफ्लो करने लग जाती हैं। तो एक ये भी है जो लैंडस्लाइड ज्यादा करता है हिमालय में। हिमालय की टोपोग्राफी, हिमालय की स्टीपनेस, पहाड़ कितने ऊंचे हैं, 6000 यंग मीटर, फोल्ड माउंटेन कहते हैं ना शायद, यंग फोल्ड माउंटेन। और सबसे बड़ा मेजर फैक्टर हिमालय में है कि हिमालय स्टिल दे आर राइजिंग, स्टिल राइजिंग, मतलब अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है वहां। तो अर्थक्वेक मतलब पूरा का पूरा हिला देगा, और पूरा भूस्खलन होता है अर्थक्वेक के आने की वजह से। तो ये मोटा मोटी फैक्टर्स हैं हिमालय में। फिर हम ये कैसे भूल सकते हैं, अभी हमने देखा था जोशीमठ की ट्रेजेडी। जोशीमठ आपने सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। तो जोशीमठ में क्या हुआ था, आपने देखा होगा, मकान के मकान धस रहे थे वहां पे, है ना। क्यों धस रहे थे? वही भुरभुरे, एक तो आपने बताया हाँ, उत्तराखंड और के दूसरा ह्यूमन इंटरवेंशन। वहां पे हम क्या कर रहे हैं ना, हिमालय में आपने देखा होगा टूरिज्म कितना अनसस्टेनेबल हो गया है। हम बड़े बड़े प्लांट्स वहां पे बना रहे हैं, NTPC का प्लांट था उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल, वहां पे बना हुआ है, आप जाएंगे कभी तो जोशीमठ में NTPC का बहुत बड़ा प्लांट बना हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो, पानी को रोक रहे हो, उसके नेचुरल फ्लो को वहां रोक रहे हो। हिमालय वैसे ही इकोलॉजिकली बहुत वीक है, उसमें आप पानी को जब रोक देते हो ना, तो कई बार क्या होता है, पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, वो टोपोग्राफी हैंडल नहीं कर पाती है। उसके बाद फिर हम वहाँ टनल्स बना रहे हैं, रूट्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। और जब आप टनल बनाते हो, पूरा का पूरा स्लोप चेंज करते हो आप, जब रोड बनाते हो स्लोप मॉडिफाई करते हो। ये जब प्रोजेक्ट्स विकास के नाम पर किए जाते हैं, कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, तो क्या इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है? देखिए, करना चाहिए। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, बिल्कुल, EIA। जैसे सोशल इम्पैक्ट होता है बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन या फिर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाया वहां पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा पारिस्थितिकी पे, और उस हिसाब से वो डिसीजन लिया जाता है कि बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कम से कम नुकसान हो प्रकृति को, कैसे बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि ये चीजें पेन और पेपर पे अच्छी लगती हैं हमें, एक्चुअल में क्या होता है वहां पे जब आप जाते हो ना, तो ये सब चीजें कई बार इग्नोर करी जाती हैं।
वहाँ के लोकल लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। EIA जो है उसमें साइंटिफिक जो कैलकुलेशंस होती हैं उसको कई बार दरकिरार किया जाता है। काफी ढीला रवैया रहा थोड़ा है। सा है ये दिक्कत। तो पारिस्थितिकी को देखो, नेचर को आप रेस्पेक्ट नहीं दोगे ना तो नेचर तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली। आप उस चीज को भूल जाइए। तो अगर आपको कोई ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं तो उस पारिस्थितिकी तंत्र को आपको समझना होगा, साइंटिफिक असेसमेंट करना होगा, अदरवाइज आप नुकसान पहुंचाने वाले हो वहाँ पे। तो ये चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान रखना है टोपोग्राफी का, क्या स्लोप है वहाँ पे, जोशीमठ जैसी जगह क्यों डूब रही है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया वहाँ पे, उसमें करिए हमने गड़बड़, स्लोप मॉडिफाई किए हैं। और लैंडस्लाइड की डेफिनेशन में ही मैंने बताया था स्लोप फेलियर। तो जब आप स्लोप को मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, कंडीशनिंग फैक्टर बना रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप कंडीशनिंग फैक्टर वैसा कंडीशन क्रिएट कर रहे हो कि जिससे कि कुछ जैसे ही त्रासदी बारिश हो आए जाए। कुछ गिरी जाए। अब बारिश तो होगा ही, बारिश को तो कोई रोकेगा नहीं, और हम अपने मतलब एंथ्रोपोजेनिक रीजंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब एक मैं आपको रिपोर्ट सुनाता हूँ। ये जो रिपोर्ट है ये बनाई है IIT मद्रास ने। इसमें इन्होंने कहा है कि लगभग 13% भारत का जो क्षेत्रफल है वहां पे लैंडस्लाइड हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वल्नरेबल है। उसमें से अगर आप हिमालय देखोगे और वेस्टर्न घाट देखोगे तो दो प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। ईस्टर्न घाट भी हैं और जगह पे भी छोटे छोटे लैंडस्लाइड होते रहते हैं। कंडीशनिंग फैक्टर, ट्रिगरिंग फैक्टर हर जगह काम करते हैं। हिमालय में सिक्किम जो है उसका लगभग 57% भाग लैंडस्लाइड प्रोन है, मतलब कभी भी वहां पे लैंडस्लाइड हो सकता है। यही केरला के लिए लगभग 14% है। ठीक है। अब केरला पे आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर केरला में क्यों ये लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, केरला में बारिश बहुत तेज है ना, वेस्टर्न घाट में बारिश बहुत तेज है। इस तेज बारिश में आपके जो पेड़ होते हैं वो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं। अब आप सोचो अगर मैंने पेड़ हटा दिए और बारिश वही तेज है, इरोजन होगा, अब क्या होगा, मिट्टी बह जाएगा। मिट्टी बह जाएगा। कंडीशनिंग फैक्टर है कि ट्रिगरिंग, ये कंडीशन आप कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं ना। तो वहां पे ह्यूमन बीइंग यही कर रहा है। ट्रिगरिंग फैक्टर अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पे क्या कर रहा है, कंडीशनिंग जो फैक्टर हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। अब कैसे, आपने केरला में सुना होगा, केरला में प्लांटेशन बहुत होता है। प्लांटेशन किसका होगा, टी का, कॉफी का, रबर का, मसालों का, यही ना। अब उस प्लांटेशन के पौधे कितने बड़े होते हैं, उनकी जड़ें कितनी बड़ी होती हैं, क्या वो उस हिसाब से जड़ों को, मतलब जो मिट्टी को पकड़ नहीं सकते ना पेड़ के कंपैरिजन में। तो केरला में जो भी आप लैंडस्लाइड उठाइए पिछले कुछ, उसमें आप देखोगे लैंडस्लाइड हुए हैं प्लांटेशन के आसपास वाले एरिया में। और ऐसा भी होता है कि फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जाता है ताकि वहां पर प्लांटेशन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। आप चाय और कॉफी उगाने के लिए आपको स्लोप चाहिए जहां से पानी आसानी से निकल जाए, खड़ा ना रहे। अब आपने स्लोप पे क्या किया, पहले मान लो पेड़ लगे हुए थे सारे स्लोप पे, अब वो स्लोप बंधा हुआ था उन पेड़ों की वजह से, वो सोइल टाइटली होल्ड करे हुए थे। अब आपने पेड़ हटा के वहां पे लगा दिया टी और कॉफी का प्लांटेशन। सब होते हैं ये तो नहीं, तो ये तो छोटी सी झाड़ियां हैं, मिट्टी को रोक पाएंगी नहीं ना। तो यही हो रहा है वहां पे प्लांटेशन की वजह से। तो प्लांटेशन में क्या हुआ, आपने बड़े बड़े ट्री वहां से निकाल दिए, पेड़ निकाल दिए। तो जैसा आपने बताया कि पिछले 10 साल में जो भी वहां पर त्रासदी आई है इस तरह की, वो प्लांटेशन के आस इर्द गिर्द ही आई है। एरिया में ज्यादातर है, आप उठा लेना कोई भी स्पष्ट प्रमाण फिर तो दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या किया, वहां पे मोनोक्रॉपिंग को प्रमोट किया, मोनोकल्चर को प्रमोट किया, पेड़ हटा के बड़े बड़े प्लांटेशन को प्रमोट किया, क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट है ना। तो आप इनवाइट कर रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो कि भाई आओ हमें बहा के ले जाओ। हम कंडीशन बना के दे रहे हैं, 2 टेबल की टांगे निकाल के तीसरी भी निकाल रहे हैं, और जहाँ निकाल दी उसी पे बैठे हैं, उसी पे बैठे हैं, तो उलट ही जाओगे बस। और वहां पे जैसे ही बारिश आया तो कहानी पूरी सेट है, स्टेज पूरा सेट है सर। इस पर तो सरकारों को कड़ाई से रेगुलेशन करना पड़ेगा, सेंटर स्टेट दोनों को इस पर काम करना चाहिए। और जो भी लोग वहाँ रहते हैं उनके दिमाग में ये बात ड्रिल की जानी चाहिए कि भाई यहाँ पर तरीके से रहना है। आप लोग एक सेंसिटिव जोन में हो, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में रहते हैं, मजाक नहीं है। क्योंकि देखिए जिस तरह की त्रासदी हुई है, जितने लोगों की जानें गई हैं, वो काफी दुखद है, ये बहुत दुखद है। और जानों का जब आपने जिक्र किया है तो 2001 से लेके 2021 तक
ये भी मैं रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, IIM मद्रास का जो इंडेक्स बनाया इन्होंने, लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स करके इन्होंने बनाया, मैपिंग इंडेक्स है। हाँ। उसमें इन्होंने कहा लगभग 850 डेथ हुई हैं, और ग्लोबल जो डेथ हुई है लैंडस्लाइड से उसमें से 8% भारत में हुई है। अच्छा। यानी छोटा मोटा इवेंट नहीं है ये जिसमें हम जान गंवा रहे हैं। 8% हम अगर टोटल मौतें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बड़ी आप बात। सोचिए, बड़ी बात है ना, लैंडस्लाइड आ रहा है। और लैंडस्लाइड का हमारे पास मैपिंग भी है, इसरो भी काम करता है, लैंडस्लाइड प्रोन मैप बनाते हैं हम, कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी काम करता है हमारा। अभी आपने बताया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम भारत में अच्छे तरीके से काम करता है, इसको थोड़ा समझाएंगे कि किस तरह से ये कार्य करता है? देखिए, लैंडस्लाइड जो है ना, ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स में आते हैं, ऑल ऑफ सडन हो जाता है। इसको हम इतना पहले सेंस नहीं कर सकते, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन हम वहां पे अगर कोई चीज हो रही है, जैसे बहुत तेज बारिश होने की संभावना है, ये तो आपको पता है ना। हाँ। तो अगर ऐसे जोन है जो लैंडस्लाइड प्रोन जोन है और वहां पे ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं कि बहुत तेज बारिश हो सकती है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू वो आप कन्वे कर सकते हो कि भाई बहुत तेज बारिश है, हो सकता है भूस्खलन हो जाए, यहाँ से आप यहाँ से निकल लीजिए। अब ऐसा आपने अभी संसद में रिसेंटली स्पीच पढ़ा होगा, इस मैटर पे क्या थोड़ा सा पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने जी केरला को पहले भी आगाह किया था, क्या ऐसा हुआ था? हाँ हाँ बिल्कुल। उनके भाई, हम जो मंत्री है वो, आप तो पॉलिटी के विशेषज्ञ हो, अगर कोई संसद में बोल रहा है रिपोर्ट लेके, तो वो गलत तो रख ही नहीं सकता। गृह मंत्री संसद में अगर कोई भी बात, कोई भी हो, कोई भी, चाहे वो गृह मंत्री हो, कोई भी सांसद हो, अगर वो गलत बोलेगा तो उसके अगेंस्ट तो प्रिविलेज मोशन आ जाएगा। वही तो, अगर वो गलत बोल रहे होंगे तो प्रिविलेज मोशन आ जाएगा। तो उन्होंने कहा है रिपीटेड वार्निंग जी, रिपीटेड वार्निंग दी गई। और इनफैक्ट लैंडस्लाइड से 2 दिन पहले भी वार्निंग दी गई कि वहां पे हैवी रेनफॉल होने की पूरी संभावना है अगले 24 घंटे में। क्या स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगा, या उन्होंने आवश्यक नहीं समझा ऐसा करना? तो आपने उनका स्पीच देखा हो तो उन्होंने ये कहा था ना, एग्जांपल दिया था ना उड़ीसा का उन्होंने। हाँ बताया था। उड़ीसा में तारीफ की थी नवीन पटनायक तब वहां पे सीएम थे, तो ऐसा ही अर्ली वार्निंग सिस्टम उनके लिए भी तो वार्निंग गई थी। अच्छा। उन्होंने तो एक भी डेथ नहीं होने दी, शायद एक आदमी की डेथ हुई थी वहां पे, इवैक्यूएट कर लिया गया, इवैक्यूएट करा दिया। केरला ने क्यों नहीं किया? अर्ली वार्निंग सिस्टम काम कर रहा है, उन्होंने इफेक्टिवली वार्निंग भी दी है, ठीक है। लेकिन जब आप एक्ट ही नहीं करो, और आप तो पॉलिटी के विशेषज्ञ हैं सर, मुझे ये बताइए आपदा प्रबंधन कौन सी लिस्ट में आता है? सेंटर की जिम्मेदारी है कि स्टेट की है, या फिर दोनों के बीच में है, दोनों की जिम्मेदारी है? ये ऐसे तो शेड्यूल 7 थोड़ा पॉलिटी विशेषज्ञ बताएंगे। शेड्यूल 7 में है तीनों लिस्ट जो आप बता रहे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आपदा यानी डिजास्टर, ये तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है जी। तो जो तीनों लिस्ट में नहीं होता है वो रेसिडुअरी लिस्ट में आता है, और रेसिडुअरी लिस्ट बाय डिफॉल्ट सेंटर के पास रहता है। जैसे जब कोविड-19 आया था तो सेंटर ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक किया था जी। ये फिर उसी के बाद आया था जो सुनामी आई थी, तो उसके बाद ही हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था, उसके बाद एनडीआरएफ को खड़ा किया गया था। तो सेंटर ने उसी एक्ट को इन्वोक करते हुए, और चूंकि ये वर्ड किसी लिस्ट में नहीं है शेड्यूल 7 के, इसीलिए सेंटर हैड टू यूज इट्स रेसिडुअरी पावर्स। तो जब आप इस तरह का, ये क्या है, आप समझिए कि ये क्लैरिटी है इस पे, थोड़ी एम्बिग्विटी आ जाती है ना। सेंटर के पास पावर्स हैं पूरी तरह से, रेसिडुअरी लिस्ट पूरी की पूरी सेंटर के अधीन ही आती है, लेकिन उस पर क्रियान्वयन किस तरह से होगा, इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है, थोड़ा सा है। हाँ, और स्टेट इसको रजिस्ट करते हैं। इनफैक्ट राज्यों की एक शिकायत रही है कि यूनियन लिस्ट में टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं, स्टेट लिस्ट में चीजें नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास रेसिडुअरी में आ ही रहा है। तो ये जो संघीय ढांचा है भारत का, जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, हमें इस पर एक गंभीर बहस की आवश्यकता है कि आपदा को क्या करना है, आपदा को किस लिस्ट में डालना है। तरीके से होना तो ये चाहिए कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों एक समुचित प्रयास करें जी, तभी जाकर के उस पर कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल सकता है। अभी जैसे आपने बताया थोड़ी लीगल क्लैरिटी कम है, लेकिन इसके बावजूद हमने पिछले ऐसे कई इवेंट देखे हैं, उड़ीसा का कह लीजिए, वेस्ट बंगाल को हमने टाइमली कई बार वार्न किया है। इनफैक्ट गुजरात में जब ताउते साइक्लोन जा रहा था 2021 में, गुजरात को वार्न किया था। तो हम इवैक्यूएट कर लेते हैं जनरली, ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ सडन अब कुछ चीज हो जाती है तो उसको तो आप नहीं कर पाते। लेकिन जब आपके पास वार्निंग आई है, उसके बावजूद आप उसको दरकिनार करके वहां बैठे हुए हो, लोगों को वहां से नहीं खाली कराया, सब 2 गांव पूरे के पूरे बह गए हैं, पूरे के पूरे। और ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम थोड़ा सा भी इन्वॉल्व है ना, तो ये गलत है सर, हमारा इन्वॉल्वमेंट है वहां पे।
और तस्वीरें जो फोटोज आ रहे हैं वो काफी भयावह है, विचलित करने वाले मिसिंग हैं। कितने हैं ये तो पता ही नहीं है। एक टर्म यूज करते हैं सर ज्योग्राफी में, स्केरिफिकेशन। अच्छा, क्या मतलब? स्केरिफिकेशन क्या होता है? जब ह्यूमन बीइंग ऐसी आपदा खुद बुलाता है तो उसको हम स्केरिफिकेशन बोलते हैं। इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल हम इटली में देखते हैं। 1963 की कहानी है इटली में। वहाँ पे एक रिवर है, पियावे रिवर। आप अच्छा। नक्शे पे देखेंगे एड्रियाटिक सी, तो वहाँ पे एक रिवर जाती है, पियावे रिवर। वहाँ पे एक डैम बनाया गया, और डैम पता है कहाँ पे बनाया उन्होंने? नहीं। जहाँ पे पहले अर्थक्वेक आ चुका था बहुत तगड़ा, पावरफुल। तो ये नहीं करना था। अब आप वहाँ पे डैम बना रहे हो। तो जैसे ही वो डैम बनाते हैं उसके कुछ टाइम बाद 1963 में ये इवेंट होता है। वहाँ पे एक और भूकंप आता है, झटका, और पूरा का पूरा जो डैम है वो भर जाता है लैंडस्लाइड के थ्रू। और डैम का जो पानी है वो पूरे वहाँ पे जो नीचे गांव थे उनको बहा के ले गया। 3000 लोग रहते थे। वेनिस बना दिया होगा। 3000 लोग रहते थे सर, एक भी आदमी नहीं बचा, सबके सब बह ये गए। कब की बात आप बता रहे हैं? 1963। बट उसके बाद मुझे पक्का भरोसा है कि Buoyant इटली ने dam ऐसा था नहीं ये। किया होगा। इटली इटली ने मेजर्स ने लिया सबक होंगे। लिया, सबक लेके मेजर्स लिया होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सबक लिया। लेकिन हम अभी भी नहीं ले रहे हैं। हम अभी भी हिमालय में आप जाओगे कभी भी, देखना तस्वीरें इतनी भयानक होती हैं। आप टूरिज्म को देख लीजिए ना, टूरिज्म क्या टूरिज्म है। आप मनाली की फोटो देखिए जून में, मई में, अनसस्टेनेबल। तो हम अभी भी नहीं सीखे हैं, हमें सीखना पड़ेगा। और प्लांटेशन सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट को देखते हुए आपने 2 गांव खो दिए। अब कितना कमर्शियल और है, कितना कहाँ गया खोगे? बताओ। क्या करोगे इतना कमर्शियल? उसको थोड़ा तो नेचर को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, तो फिर तो नेचर को तो मालूम है कोर्स करेक्शन क्या कैसे करना करना है, कैसे करना है। ये बताओ आप, थ्रेट परसेप्शन कितना है अभी? क्योंकि आपकी बातें डराने वाली हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि थ्रेट परसेप्शन कितना है भारत में। भारत के किन राज्यों में ज्यादा है? क्या सिक्किम और केरला इन पर ही सबसे ज्यादा है, या पूरा वेस्टर्न घाट और जो सिक्किम से आपने बताया हिमालय का बेल्ट चलता है? सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पर है? देखो, मैंने आपको बताया हिमालय में उत्तराखंड से सिक्किम तो है ही है। इसका मतलब ये नहीं बाकी हिमालयन स्टेट नहीं आएंगे लपेटे में, वो भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हिमालयस के ग्लेशियर्स ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, और वो पानी का फ्लो बहुत ज्यादा फ्यूचर में बढ़ने की वो संभावना लेक है। भी बनाएंगे, वो फिर लेक वो भी लेक बनाएंगे, swell up वो होगा। आउटबस्ट भी होंगी। केदारनाथ 2013 में हुआ था। कल पार्वती नदी जो है कसोल के पास, आपने सुना होगा, ये भुंतर, भुंतर एक और जगह है। कसोल तो बहुत फेमस स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, दुनिया भर से लोग वहाँ आके बिल्कुल कई सारी चीजें करते हैं। हाँ, तो भुंतर में पार्वती बिल्कुल खतरे के लेवल से बाहर जा रही है, वहां पे भी बादल फटा है। तो ऐसे बादल फटना या बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल भारत में होती रहेगी, हर जगह पे होती रहेगी, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। ठीक है, अगर ऐसे इवेंट बढ़ेंगे, ट्रिगरिंग इवेंट, तो ऑब्वियसली हर जगह पे इसकी हीट महसूस होगी। और ये तो केरला, सिक्किम, हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, ये तो हॉट स्पॉट है, कहाँ बच के जाएंगे? तो यहाँ तो और बढ़ेंगे अगर आपने टाइमली एक्शन नहीं लिया। एटलीस्ट हम जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ना उसको पीछे ले सकते हैं। भाई आप अपनी 2 टांगे जो आपने हटाई थी टेबल की, वो मत करिए। जो नेचुरल होता है ठीक है, उससे हम बच भी सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको बचा भी सकता है। बट एटलीस्ट निमंत्रण कार्ड मत दे के आइए कि ये लीजिए प्रभु, आइए हमारे देश में, ऐसा मत कीजिए। तो ये हम कहते हो आप। तो निष्कर्ष यही निकलता है जितना आपने हमें बताया कि देखिए, जो प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, जो आपदाएं हैं वो आती हैं, हम इसके नकारात्मक प्रभाव को कम से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि एक जन भागीदारी बने, लोगों में इन चीज़ों को लेकर के एक जागरूकता हो, प्लस केंद्र और राज्य अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डालें, एक समन्वय, समुचित प्रयास अगर किया जाए दोनों सरकारों से, तब शायद हम इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। और तो इसका कोई समाधान दिखता नहीं है। बिल्कुल। एक लास्ट लाइन में ऐड करूंगा, प्लीज। हाँ, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है हजार्ड और एक होता है डिजास्टर। हजार्ड और डिजास्टर। हजार्ड क्या होता है कि मान लीजिए बहुत तेज बारिश हुई, उससे नुकसान होने की संभावना है, तो वो नेचुरल हजार्ड है। लेकिन आपने बहुत तेज बारिश हुई और उसको ये जो फ्लो है उसको कहीं रोक के रखा हुआ है, और वो फ्लो मान लो डैम है या रिजर्वोयर है, और वो पूरा डैम भर गया और उसके बाद वो डैम फटा, क्या हुआ? फिर ज्यादा नुकसान होगा ना। हाँ। इसको हम बोलेंगे डिजास्टर। आपने कैसे रेस्पॉन्ड किया, कितना ज्यादा नुकसान हुआ, उस रेस्पॉन्स से डिसाइड होता है कि ये हजार्ड था या डिजास्टर था। अगर भारत में अच्छे से प्लानिंग करोगे
तो वो हजार्ड तक सीमित हो जाएगा लैंडस्लाइड। सही। अगर नहीं करोगे तो फिर वो Disaster डिजास्टर बनेगा। बनेगा और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। बस इतना ही आपको काफ़ी अच्छे से आपने हमें ये समझाया, और ये इस बात की हम आशा करें कि आने वाले ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने में हम सफल हो पाएंगे। हमारी सरकारें इस पर कार्य करेंगी और एक जनमानस में भी इसको लेकर के भागीदारी बढ़ेगी। बिल्कुल। यही हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू।